ओके, ऑसिलेशन के वक्त ओके लेंथ की जरूरत नहीं है, मास की भी जरूरत नहीं है, लेंथ लिखा 2 मीटर, मास 0.1 kg। लेकिन जब ये ऑसिलेट होगा तो लास्ट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है 0, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले बी पॉइंट के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के लिए सबसे पहले बताया था, जैसा आप यहाँ से कट करेंगे वेलोसिटी 0, एंड वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, only one force acting on a sphere is a gravitational force। ओके, इसका मतलब वो लीनियर मोशन करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिख के दिया, व्हेन द स्फीयर इज एट पोजीशन बी its velocity is 0, when it break at B, ठीक है, at B, due to gravitational force F equal to mg will move in a vertically downward direction, move in vertically downward, क्योंकि यहाँ स्टेडी होता है और स्टेडी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0, सिंगल फोर्स कौन सा है, F इक्वल टू mg, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन जब ए पॉइंट पे स्ट्रिंग कट होगी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इसका वेट मतलब g, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन, तो ये कौन सी डेफिनेशन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वेलोसिटी कांस्टेंट, वर्टिकल लाइन पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये कौन सी मोशन होगी, फिर से बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वेलोसिटी कांस्टेंट और वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो उसको क्या बताएंगे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन, वो मोशन कौन सी होगी, प्रोजेक्टाइल, मतलब यहां सपोज आपको इसको कट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल होगा, पैराबोला शेप पे जाएगा। ओके, ग्राउंड पे टच होने से पहले उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो पैराबोला रहेगी। आंसर में लिखा है, व्हेन द स्फीयर इज इन पोजीशन ए its horizontal velocity is 1 meter per second and acceleration of a sphere in downward direction 9.8 या 10 meter per second square, hence the sphere behave as a projectile, it will travel on a parabolic path, okay, and touch to the ground या earth। एक चीज याद रखो, velocity and acceleration both are perpendicular to each other, velocity remain constant, similarly acceleration remain constant, okay, तो always जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगी। ओके, तो ये था 5.12 विदाउट एनी कैलकुलेशन, सब स्टेटमेंट है, इसमें आंसर लिखने हैं। क्लियर? सो नाउ 5.13 इन एक्सरसाइज 5.13, a man of mass 70 kg stand on a weighting scale in a lift which is moving। ओके, लिफ्ट के अंदर है और वो भी वेट मेजर करने वाली स्केल के ऊपर है। नंबर 1, ओके, लिफ्ट मूविंग विथ नंबर फर्स्ट ऑप्शन, अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सी लिफ्ट में खड़ा है जो अपवर्ड जाएगा, विथ वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बताया, डाउनवर्ड विथ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड बताया, upward with the uniform acceleration 5 meter per second square, what would be the reading on the scale on each case? And fourth लिखा, what would be the reading if the lift mechanism failed and went down freely under the gravity? मतलब लिफ्ट की केबल टूटेगी और सपोज वो फ्रीली फॉल होगा तो उसकी वेट क्या होगी। अब एक चीज है, सबसे पहले मास लिख रहा हूँ, मास 70 kg, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। जब अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा।
सिर्फ लिफ्ट अपने आप ऊपर जाएगी। ओके, एक चीज ये न्यूमेरिकल किसके लिए है? तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में इनिशियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसी डेफिनेशन पढ़ाई थी, याद है कुछ डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ऑब्जेक्ट स्टडी भी हो, किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, कोई बताएगा स्टडी है, तो ऐसा भी बता सकता है तो मोशन में है, तो ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या? किस सिचुएशन में, किस टाइम पे, कहाँ ऑब्जर्वेशन होती है, इसको क्या बताया जाए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको उसके बाद बताया था इसकी दो टाइप है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इजीली राइट, ओके, एंड नॉन इनर्शियल मतलब जहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट नहीं होता। कहाँ ऐसा होता है? तो पहले भी उस दिन बताया था कि सपोज आप ऐसे किसी भी व्हीकल में इंस्टेंटली व्हीकल स्टार्ट हो जाता है, व्हीकल तो आगे जाता है लेकिन आपको धक्का पीछे को लगेगा, धक्का पीछे को लगेगा। सेकंड, मूविंग व्हीकल में जब ब्रेक लगती है फोर्स कहाँ लगा? ऑपोजिट, लेकिन हम आगे की ओर जाते हैं, ये भी ये फिनोमिना है। ओके, तो उसको उन्हें पता है कि ये सूडो फोर्स लगता है जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटरी मोशन करती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की सिस्टम एक्सेलरेटरी मोशन में होती है, एक्सेलरेटरी मोशन के अंदर, ओके, तब सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स मतलब कि ऑब्जेक्ट की जितनी भी एक्सेलरेशन है उतनी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन। एज फॉर एग्जांपल समझो कि रोटेशनल मोशन होती है और रोटेशनल मोशन ड्यू टू ये डिस्क ऐसे रोटेट होती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स साइंटिस्ट ने बताया। ओके, सपोज नहीं ऐसी राइड होती है, ऐसा राउंड राउंड रोटेट होती है, सपोज हम यहाँ खड़े हैं तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लगना चाहिए, लेकिन जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है हमको फोर्स आउटवर्ड लगता है। क्यों ऐसा? सिस्टम जब एक्सेलरेटरी मोशन करती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको सूडो फोर्स या सूडो एक्सेलरेशन बताया जाएगा। यहाँ यही वही मतलब ये जो फिनोमेना है, एक और भी है, मैरी गो राउंड में बैठेंगे, बड़ा सा सर्कल होता है, नीचे से जब ऊपर जाएगा, नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, तो फोर्स आपको डाउनवर्ड लगता है, तब ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, तब हमको फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लगता है। इसलिए जब जल्दी जल्दी रोटेट होता है, मतलब स्पीड ज्यादा होती है, तो नीचे से ऊपर जाता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तब हमको धक्का सीट से ऊपर की ओर लगता है, और वो है सूडो फोर्स। और ये सब चीज इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करनी है। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन चेक करो कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या उसे लिखा इनर्शिया भी बोल सकते हैं ना? है? नहीं, इनर्शिया क्या चीज? फिर से बताओ। उसे इनर्शिया भी बोल सकते हैं ना? नहीं, इनर्शिया चीज डिफरेंट है। इनर्शिया क्या मतलब है कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं सपोज उसको मोशन में लाना चाहता हूँ, ओके, तो मोशन में लाने के लिए उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो डिपेंड ऑन इनर्शिया। स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, छोटा सा फोर्स देंगे कंटिन्यू हो जाएगा, ओके, लेकिन बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, 2-3 लोग को फोर्स देना पड़ेगा। और सब इस टाइप की वॉल है तो हम जितना भी धक्का देंगे सब मिलके, लेकिन वो मोशन में नहीं आएगी ड्यू टू इनर्शिया। उसको इनर्शिया बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन खुद चेंज नहीं करेगा, उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स देना है, उसके लिए इसको आप एक्सटर्नल फोर्स देंगे, और वो फोर्स डिपेंड ऑन इनर्शिया। और इनर्शिया की मेजरमेंट क्या है वो गैलीलियो ने बताई थी, जो मास, जो जिसकी मास ज्यादा होगी उसको आपको वर्क कराने में ऐसे भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसकी मास कम है, ओके, वो इजिली कम फोर्स से भी मोमेंट में मोशन में आ जाता है, वो इनर्शिया। लेकिन ये चीज डिफरेंट है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट आप एक्सेलरेटरी मोशन देंगे तो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होता है जो सूडो एक्सेलरेशन, और फोर्स जो सूडो फोर्स बताया जाता है। नहीं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैरी गो राउंड में बैठेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिस्टम ऊपर की जा रही है, ओके, तो फोर्स डाउनवर्ड लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है ना, तब हमको फोर्स अपर डायरेक्शन में लगता है। वो जो राइड में बैठते वक्त जब हमको ऊपर का जर्क लगता है, वो किससे लगता है? वो सूडो फोर्स से लगता है, वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एग्जांपल है। ऐसे भी हम राउंड में बैठेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से फोर्स लगना चाहिए, तो अंदर के फोर्स लगना चाहिए, लेकिन हम जैसे स्पीड में रोटेट होगा हमको धक्का बाहर के लगेगा, हम बाहर के अस्तित्व अपने आप हो जाते हैं।
इसलिए होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वो सुडो फोर्स है। ओके, तो यहाँ भी पता कि लिफ्ट पहले ऊपर जाती है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटरी मोशन करेगी तब। यहाँ क्या लिखा, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा इसका मतलब सिस्टम अपने आप ऊपर जाएगी। अपने आप मतलब जो इसका वेट है वही वेट मिलेगा। सो वेट की फॉर्मूला mg 70 into 10, सो आंसर 700 न्यूटन। ये पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको पूछा जाए कि आपकी वेट क्या है और आप आंसर देंगे 70 kg, से गलत आंसर। वो आंसर क्या होता है, गलत, क्योंकि आपको किसने पूछा कि वेट क्या, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं 70 kg, लेकिन 70 kg इज अ मास बट वेट, so 70 into 10 acceleration due to gravity and answer is 700। और सपोज आपने 700 बोल के आंसर के पास पीछे यूनिट नहीं बताया तो बोलेंगे इतना ज्यादा, पूछे वेट कितना है, हमने बताया 70 kg होना चाहिए, लेकिन हमने बताया 700, तो बोलेगा पॉसिबल थोड़ी है 700, लेकिन 700 न्यूटन बोलेंगे तब उसको लगेगा कुछ गड़बड़ है। तो 70 kg is a mass, 10 acceleration due to gravity, so total weight is 700 न्यूटन। वेट पूछा जाए तो न्यूटन में होता है, लेकिन आप जो बता रहे केजी वो सिर्फ और सिर्फ मास होता है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो किसी भी प्रकार मतलब किसी भी टाइप की आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलने वाली, तो सूडो एक्सेलरेशन या फोर्स क्रिएट नहीं होगा, और पर्सन को अपनी खुद की जो वेट है वही वेट मिलेगी, और वेट कौन सी, तो 700 न्यूटन। अब दर्पण पढ़ो, इसमें लिखा है when it's move in upward direction with a constant velocity, pseudo acceleration is a zero, and weight of the person recorded in a spring balance is W is equal to mg, and that is equal to 70 into 10, 700 newton. Weighting scale will measure 70 kg weight, 70 kg weight, kg weight वर्ड ऐसा है, kg weight, kg weight का मतलब वो न्यूटन में आ जाता है। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब समझो डाउनवर्ड, ये एक खत्म हो गया, लिफ्ट कहाँ आएगी, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, और सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। ओके, तो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ जी डैश इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ जी डैश क्या लिखेंगे, जी डैश डायरेक्ट नहीं लिखना है, कुछ और बताओ। चलो, एक तो पता चल गया जाएगी डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। और इस तरह से सपोज आपको नहीं देखना है तो भी बता रहा हूँ, जब लिफ्ट नीचे आती है तो धक्का कहाँ है, नहीं राइट में बताया मेरी को राउंड होता है, लिफ्ट कहाँ आती है, ग्राउंड कहाँ आता है, नीचे, धक्का कहाँ लगता है, ऊपर, तो हमको खुद की वेट कम फीलिंग्स में आएगी। ओके, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। ओके, एम कॉमन निकाल दो, एम क्या लिखेंगे, कॉमन, सो जी माइनस ए 70 10 माइनस एक्सेशन कितना दिया था 5, सो 70 into 5 350 न्यूटन, मतलब वेट हाफ हो जाएगा। वेट डिक्रीज करने के सबसे अच्छी मेथड तो यही है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है वो भी एक्सेलेरेशन से, तो इसमें खड़े हो जाओ, वेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, 700 न्यूटन की जगह 350 न्यूटन। क्यों, लिफ्ट डाउनवर्ड आ गई थी और सूडो फोर्स अपर लगता है, और इसलिए वेट कम मेजर होगा। ओके, और मास के हिसाब से लिखा है तो 35 kg, ये भी लिख देता हूँ 70 kg, 35 kg तरह मिलेगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट,
ओके, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो, वेट डाउनवर्ड, वेट का डाउनवर्ड, लिफ्ट कहाँ जा रही है? अपवर्ड। सो सूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब इफेक्टिव मास सॉरी इफेक्टिव वेट mg डैश इज इक्वल टू mg प्लस ma। वेट डाउनवर्ड था, सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड ही लगेगा, दोनों के लिए एडिशन हो जाएगी। सो प्लस a 70 10 प्लस what is the value of acceleration also 5 so 15 so 17 to वेट बढ़ाने की सबसे मेथड। ओके, तो केजी में लिखना है तो m is equal to 105 kg या m इक्वल लिखेंगे वरना वेट हो जाएगा। हाँ, वरना वेट हो जाएगा। मतलब मास 70 लिखेंगे, इसमें मास हाफ हो गया ऐसा लिखेगा, इसमें मास 1.5 टाइम्स हो गया ऐसा इनको पता चलेगा। लेकिन अब फोर्थ ऑप्शन, कि किसी भी तरह सपोज लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो जाए, लिफ्ट फ्रीली फॉल होना शुरू हो जाए। अब जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होगी तो mg से नीचे आएगी, जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी उतनी स्लो एक्सेलरेशन अपवर्ड एक्सेलरेशन सॉरी। तो इसका मतलब mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस ma, क्योंकि लिफ्ट नीचे आती है, सूडो फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट एक्सेलरेशन कितना? ग्रेविटेशनल जितना, एम जी माइनस जी। इसका मतलब जो लिफ्ट केबल टूटेगी तो वेटलेस कंडीशन पता चलेगी, वेट मिलेगा ही नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट को भी पता है कि अब स्प्रिंग सॉरी केबल टूटा हुआ है, वो भी आंसर नहीं देगा, वो भी आंसर नहीं देगा। जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होती है तो जितनी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जाएगी उतना अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर सूडो फोर्स लगेगा। ओके, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, रिजल्टेंट 0। इसका मतलब वेटलेस कंडीशन होगी। एक बार एक काम करो, 5.13 कंप्लीट करो, इसलिए ये इंडिविजुअल केसेस एमसीक्यू में भी इंडिविजुअली पूछे गए हैं। फाइव पॉइंट 13 एक बार कंप्लीट कर दो। आपको आपकी रोल नंबर मिल गई हो तो नाम के आगे 501 503 सिर्फ 501, देन उसके बाद आपकी नेम जो भी है 503, उस तरह से लिख के आप एंटर होना। नहीं तो मिली है प्रेजेंस सर। लगाना। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? तो इतना सारा सबमिशन स्कूल में क्या कुछ दिया नहीं स्कूल में? सर वो ऐप के ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर। हाँ हाँ, रोल नंबर तो है ही, रोल नंबर तो है ही। एक बार ऐप ओपन करके चेक कर लेना, खुद की रोल नंबर मिल जाएगी और उसी रोल नंबर से बाद में एंटर हो जाना। तो क्या होता है कि प्रेजेंस लगाने में अपने आप वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले सर रोल मेरा नंबर, रोल उसके नंबर बाद क्या हुआ बोलो। सर
मेरा रोल नंबर ऐप में 32 दिखा है, तो मैं 5032 पे एंटर करूंगा। 532 ओनली। 532 के बाद डायरेक्टली नेम लिख देना है। तो क्या होगा, अपने आप वो सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा, आपके सभी नाम रोल नंबर के हिसाब से अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, प्रेजेंस भी फटाफट हो जाएगी, कौन है कौन नहीं है। सर पर वो ऐप में वो राइट है ना, क्योंकि वो रोशनी मैम बोल रहे क्या? थे कि अभी वो ऐप के अंदर जो रोल नंबर दिखा रहा है वो सही है ना। सही सही है, सही है। तो वो रोशनी मैम बोल रहे थे कि आपको 11 में रोल नंबर नहीं दिए, ऐसा है मतलब ऐप में ऐसा नहीं नहीं नहीं, रोल नंबर ऐसा तो एक बार वो लिख के शुरू हो जाओ, जो भी वहां नंबर लिखा है उसके सामने आप अपना 5 ऐड कर दो। 5 आपके लिए होगा 532, 560, 525 ऐसा। ओके, उस तरह ओके से सर। कंप्लीट कर देना, बाद में चेंज होगा तब देखा जाएगा। क्लियर? ओके सर। 13 नंबर न्यूमेरिकल की सभी पॉइंट ए बी सी डी सभी इंडिविजुअली एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव में भी पूछी गई है कि सब इस तरह से होगा तो क्या करेंगे। ओके, अब देखो इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं। अब एक चीज तो पता चल गई कि जब यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से जाएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा और तब पूरी फिनोमेना में कुछ चेंज नहीं होता। ओके, लेकिन जब डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड, तो फोर्स अपवर्ड लगेगा और अपवर्ड जाएगी तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इतना याद रखना है। उन लोगों ने कैसे क्वेश्चन पूछे कि जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तब किसी कॉइन को यहां से आपने ड्रॉप किया, समझो लिफ्ट के अंदर आप ऊपर जा रहे कांस्टेंट स्पीड से, और तब आपने कॉइन ड्रॉप किया तो वो 30 सेकंड के अंदर फ्लोर पे टच होता है। ओके, अब लिफ्ट ए जितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए जितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और तब जब कॉइन टच होता है तो उसको t1 सेकंड मिलती है। तो रिलेशन बिटवीन t एंड t1 क्या होगा, चलो 3 लिखते हैं, इसमें क्या बता सकते हैं। लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की ओर, कितनी एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, तब टाइमिंग क्या मिलता है t1। ओके, स्टेडी होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से हो तो t, लेकिन जब एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तब टाइमिंग t1। तो क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे, ज्यादा कम क्या हो सकता है, क्या मिलेगा। ओके, जब ऊपर जाते तो फोर्स कहां लगेगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी, सूडो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड। नीचे डाउनवर्ड। सर, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट तो था और सूडो फोर्स लगा, इसका मतलब कॉइन जल्दी नीचे जाएगा, और कॉइन जल्दी नीचे जाएगा इसका मतलब टाइम कम मिलेगा, और टाइम कम मिलेगा इसका मतलब t इज ग्रेटर देन t1। t1 कम आएगा, t की वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके, लेकिन लिफ्ट जब डाउनवर्ड जाती है तब फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। ओके, अपवर्ड। तो कॉइन नीचे जाने के लिए जो टाइम लेगा वो t से ज्यादा लेगा, वो t से क्या लेगा, ज्यादा। ओके, और तब t से ज्यादा लेगा तो क्या लिखेंगे आप, ओके, लिफ्ट जब अपवर्ड जाएगी तो फोर्स कहां लगता है, डाउनवर्ड, तब ये राइट, अपवर्ड जाती है तो राइट, और जब डाउनवर्ड जाती है तो ये राइट। इस टाइप की क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में है और ये पूछी गई क्वेश्चन है। ओके, तो इसी न्यूमेरिकल से उन लोगों ने क्वेश्चन बनाया था 5.13 से। ओके, चलो 5.14 कंप्लीट करेंगे। आज मेरे ख्याल से आपके पास वो टाइम टेबल आ जाएगी कि उन लोगों ने डिक्लेयर कर दी, वो टेस्ट जो होगी वो 2, 3, 4 एंड 5 जितने न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे वहां तक रखेंगे। फर्स्ट केमिस्ट्री है, फर्स्ट को केमिस्ट्री है, थर्ड को मैथ्स एंड बायोलॉजी है। इस तरह से है। नेक्स्ट वीक के अंदर जितना जितना सिलेबस कंप्लीट किया है सबकी पूरी टेस्ट होगी। ये किस तरह से होगा, आज या कल तक मैं इसको पेपर पैटर्न बना के लिख के दे दूंगा, होमवर्क ग्रुप में ऐड कर दूंगा कि इस तरह की पेपर जनरेट करेंगे। क्लियर? 10 मार्क्स वो बीएस केमिस्ट्री के जो भी होते हैं
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बाद में 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा, मतलब 2 मार्क्स, ये सभी 1 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स वाले 3 and 5, टोटल 50 मार्क्स वाली होगी। ये पूरी पैटर्न में बता दूंगा कि किस तरह से कंप्लीट होता है, बराबर। तो इसमें क्या आप इजीली इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स 3 और 5 मार्क्स में ही होंगे ना? 3, 5 छोटा सा न्यूमेरिकल 2 में भी आ सकता है, 3, 5 में भी जा सकता है, डिपेंड। वो लोग ने ऐसा फिक्स नहीं बता कि न्यूमेरिकल यहाँ का, लेकिन मेजॉरिटी 2 मार्क्स मतलब थियरी होती है, और 4 मार्क्स मतलब सॉरी 3, 4 मार्क्स न्यूमेरिकल। 4 मार्क्स में इन लोगों ने बाइफरकेशन ऐसा भी दिया है, इसमें ज्यादा थियरी होती है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल होता है, और यार थियरी न्यूमेरिकल दोनों होते हैं। ये पूरी मैं आपको ये लिख के कंप्लीट करके दे दूंगा, तो प्रिपेयर प्रॉपर्ली हो जाए। क्लियर? और इस टाइप की टाइम टेबल मेरे ख्याल से आज वो लोग मैसेज करेंगे आपको। ओके चलो 14 नंबर, figure show the position time graph of a particle of mass m equal to 4 kg। उन लोगों ने जो ग्राफ बताई, t in second, x in मीटर, और डायरेक्टली ये 0 और यहाँ 3 लिखा, और यहाँ सेकंड लिखा 4। ग्राफ कुछ इस तरह से है। ग्राफ देखने के बाद पहले तो पता चलना चाहिए ग्राफ क्या बता रहा है। तो 0 to 4 सेकंड के अंदर, 0 to 4 सेकंड के अंदर टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कितना? 3 मीटर। 4 सेकंड के अंदर वो 3 मीटर तक जाता है, एंड आफ्टर 4 सेकंड वो 3 मीटर पे स्टेडी हो जाता है। देखो इनिशियली ओरिजिन पे स्टेडी है, 4 सेकंड के अंदर 3 मीटर तक जाएगा, आफ्टर 4 सेकंड फिर से वो क्या हो जाएगा? स्टेडी हो जाएगा। क्लियर? बराबर, इतना ग्राफ में उन लोगों ने बताया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट t लेस देन 0, देन t लेस देन 0 मतलब इससे नीचे, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, t बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, इस सबके लिए हमको फोर्स कैलकुलेट करके देनी है। सेकेंड दिया तो इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके चलो नंबर 1 पहला ए, और इसमें भी नंबर 1 फॉर t लेस देन 0। अब t लेस देन 0 मतलब इससे आगे, तो ओरिजिन पे ही है। फॉर t लेस देन 0 ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एट ओरिजिन, एंड दैट वाज स्टेशनरी होगा तो फोर्स क्या होगा? स्टेशनरी एट ओरिजिन, तो फोर्स क्या लिखेंगे? F इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है, वेलोसिटी नहीं है। हाँ एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी तो फोर्स मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट या ऑब्जेक्ट स्टेडी है, इसका मतलब फोर्स 0, मतलब इससे आगे भी ये 0 है। ओके सेकंड में क्या लिखा? फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड। ओके 4 सेकेंड के बाद किसी भी टाइम पे चेक करो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर, एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर, तो इसका मतलब अगेन वो स्टेशनरी, एंड स्टेशनरी होगा तो F इज इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। ओके नाउ थर्ड, between 0 and 4 seconds, for 0 less than t less than 4 seconds, the object covered equal distance in equal time। ये straight line graph है, equal distance in equal time, okay, equal distance in equal time, so have a constant velocity, यूज के भाई। तो कैसा, जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइमिंग, ये इक्वल टाइमिंग ये इक्वल डिस्टेंस, क्या स्टेटमेंट होगा?
इक्वल टाइमिंग में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड होता है, और इसका मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। स्पीड या वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ओके, v is equal to constant and therefore a equal to 0 and therefore f is equal to 0। मतलब तीनों में से में कहीं भी हमको फोर्स नहीं मिला। क्लियर? ओके, नाउ b, impulse at t equal to 0 and impulse at t equal to 4 second। ओके, impulse at t equal to 0। अब देखो t equal to 0 है, t equal to क्या है? 0। ओके, t equal to 0 के बाद की टाइमिंग क्या है मेरे पास? t equal to 0 मतलब डिस्टेंस 0, t equal to 4 तो डिस्टेंस क्या होगा? 3। ओके, तो हम काम कर सकते हैं जैसे o a, ओके, एंड b, तो स्लोप ऑफ o a चेंज इन वेलोसिटी बता सकते हैं। क्लियर? तो इंपल्स एट t इक्वल टू 0, f डेल्टा t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम सो m इनटू स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। ये मास रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये जो दिखा वो वेलोसिटी देगा। वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ओके, सो मास 4, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है तो मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। फाइनल इनिशियल तो 0 है, डेल्टा एक्स मतलब 3 अपॉन 4, सो 0.75, 0.75 आंसर क्या हो सकता है? 3 न्यूटन सेकेंड। क्यों ऐसा बता? देखो इनिशियली 0 है, बाद में मोशन करके यहाँ तक जाएगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 3/4। वेलोसिटी क्या मिलेगी? 3/4। सब इस तरह से आपको नहीं पता चल रहा है, चलो सिंपल एक मेथड और भी बता रहा हूँ, वो लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या लिख सकते हैं? mv4 माइनस mv0, मास कांस्टेंट v4 माइनस v0, मतलब 4 सेकंड की वेलोसिटी, 0 सेकंड की वेलोसिटी। मास कितना दिया? 4 kg, 4 सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, 4 सेकंड की, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3/4 माइनस इनिशियल कितना है? तो 4 कैंसल, तो ये मेथड भी चलेगी। क्लियर? ये मेथड भी चलेगी। नाउ इंपल्स एट, ये फर्स्ट था, सेकंड, इंपल्स एट t इक्वल टू 4 सेकंड। देखो इंपल्स फाइंड करना तो इंटरवल चाहिए, ये 4 सेकंड, तो 4 सेकंड की वेलोसिटी है, उसके बाद किसी भी सेकंड के लिए कैलकुलेट तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, कि वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं t इक्वल टू 4 सेकंड, तो f इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p, m v4 माइनस, आगे किसी भी सेकंड के लिए लिख रहा हूँ, चलो v5, मास कितना है? 4, v4 मतलब 3/4। ओके, इसके बाद 5 सेकंड, वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये बराबर लिखा मैंने? नहीं, क्योंकि यहाँ पहले फाइनल आती है। ऑलवेज डिफरेंस में क्या होता है? फाइनल माइनस, तो पहले v5 देन 3/4, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, सो -3 न्यूटन सेकेंड, -3 न्यूटन सेकेंड इज द आंसर। चलो 5.14 एक बार पूरा कंप्लीट करो।
हुआ कंप्लीट कि बाकी? अब देखो, जिन जिन लोगों ने नंबर लिखा बराबर लिखा, लेकिन ऊपर किसने ब्रैकेट किया? स्नेह ने। अब ब्रैकेट किया तो देखो अपने आप वो नंबर ऊपर आ गया। ब्रैकेट ऐसा कुछ करना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 520। स्नेहा पटेल, मतलब सिर्फ और सिर्फ 520 ऐसा लिखो, अपने आप सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। हाँ, जिसमें 508, 502, 5110, ओके यस 520 राइट। अब बराबर 527, 537, 539, ओके। इस तरह से आप खुद का नंबर एक बार चेक कर लेना और इस तरह से ऐड कर देना, तो क्या होगा कि अपने आप सीक्वेंस में प्रेजेंस लग जाएगी। क्लियर? यहाँ तक पता चल गया? ओके चलो 5.15 लेते हैं। 5.15 नंबर। जस्ट अ मिनट। ओके 5.15 कंप्लीट करेंगे, मतलब आज 4 न्यूमेरिकल होमवर्क में होगा, 12, 13, 14 एंड 15। तो लिखे दिया कि टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg
two body of masses 10 kg 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface adorned with end of light string. Horizontal force 600 Newton is applied to A, then B, along the direction of string. What is the tension in the string in each case? Okay. सबसे पहले M1 ऑब्जेक्ट A जिसको हम 10 kg लिखेंगे. B M2 जो 20 kg होगा. ओके और ये फोर्स की डायरेक्शन. ओके M1 10 M2 20 फोर्स यहाँ ही लिख देता हूँ 600 न्यूटन. 600 न्यूटन. कैलकुलेट क्या करना है? टेंशन इन स्ट्रिंग. अब देखो आगे धक्का लगेगा तो स्ट्रिंग इससे इस डायरेक्शन में टेंशन आएगा और इस ऑब्जेक्ट से आगे वाले डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट होगी. ओके तो पहले दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे. फॉर मोशन ऑफ ए, फॉर मोशन ऑफ ए इसमें टेंशन इक्वल टू mg होगा. इसमें क्या लिखेंगे? टेंशन T इज इक्वल mg नहीं सॉरी m1 a. ये ऑब्जेक्ट आगे हो जा रहा है, क्यों? टेंशन लग रहा है इसलिए. सो टेंशन T इक्वल टू m1 a. सिमिलरली फॉर मोशन ऑफ B, B की मोशन की होगी F से हम टेंशन माइनस करेंगे. ओके क्या लिखेंगे? कैलकुलेट क्या करना है? टेंशन रेशियो रखेंगे तो भी चलेगा. ये दोनों के रेशियो फाइंड कर लेंगे. तो चलो फ्रॉम वन एंड टू F minus T upon T, F minus T upon T is equal to M2A upon M1A. Cancel. So F minus T is equal to M2T M1. ओके और सपोज इस तरह से नहीं करना है, ये सिंप्लीफिकेशन करना और ज्यादा जल्दी हो जाएगा. F by T, T upon T is equal to 1. So M2 upon M1. So now F upon T, ये इधर गया M2 upon M1 plus 1 and therefore tension T is equal to tension T is equal to या फॉर्मूला में लिख दो तो भी चलेगा. फोर्स कितना दिया? चलो 600 M2 20 10 बोलो कितना होगा? 0 0 कैंसल. 2 plus 1 is equal to 3. T is equal to 600 divided by 3. आंसर क्या होगा? 200 न्यूटन. कब? जब B की ओर से आप फोर्स देंगे तब. ये इसकी फर्स्ट ऑप्शन थी. ये इसकी क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन थी. सिमिलर न्यूमेरिकल सिर्फ क्या करना है? ये फोर्स इधर शिफ्ट करना है. ये फोर्स इधर शिफ्ट करेंगे और इससे जो मिलेगा इसको क्या लिखेंगे हम? देखो फिर से डायग्राम बनाना हो, फिर से कैलकुलेशन करूंगा. दोनों कंडीशन पूछिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों, सिंगल नहीं. M2 20 kg, M1 10 kg, force F 600 Newton. Okay, tension in this or this place. Okay, सबसे पहले for motion of B, for motion of B, B आगे क्यों जाएगा? Due to tension. So tension minus tension is equal to
m2a। ये आगे की ओर जाएगा, इसके लिए धक्का कौन देगा, टेंशन देगा, टेंशन T इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर मोशन ऑफ ए की मोशन ड्यू टू f में से आप t माइनस करेंगे, t माइनस करेंगे, and that is equal to m1 again from 1 and 2 रेशियो फाइंड करना है, f minus t upon t, m1a upon m2a, cancel, ratio f upon t upon t1, m1 by m2 10 by 20. So now f upon t is equal to 0.5, जो 0.5 हुआ, लेकिन ये उधर शिफ्ट किया तो +1, and therefore 600 divided by t 1.5, बराबर, and therefore t is equal to 600 divided by 1.5, आंसर क्या होगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो इसमें दोनों ऑप्शन कैलकुलेट करने थे, 5.15 में दोनों ऑप्शन कैलकुलेट करने थे, क्लियर। तो इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव की पैटर्न की तरह ही है, सभी न्यूमेरिकल मेगा से सर अभी पढ़ा है इसी टाइप के है, दिखना, इससे आपको पता चल जाएगा, बराबर। आज इतना ही रखेंगे, 4 न्यूमेरिकल होमवर्क में सबमिट करना है। चलो मीटिंग एंड करेंगे।